नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका की नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बोलते हैं। और बच्चा पार्टी इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और बच्चों, इस क्लास को अगर आप देख लेते हो तो इस चैप्टर से आने वाला एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस ये सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आंसर लगाने हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V के द्वारा दर्शाते हैं। और V बराबर हमारा एक फॉर्मूला बनता है, V बराबर W/Q बनता है। सर, ये वाट का अगर जूल निकाले चार्ज का कूलम, तो इसका दूसरा जो मात्रक हो जाता है वो जूल प्रति कूलम भी होता है। तो ये भी आप याद रखोगे। और भी कुछ पूछ सकता है, तो वो ये है कि 1 वोल्ट बराबर कितना जूल प्रति कूलम होता है, तो 1 जूल पर कूलम होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आप इतने चीजों को याद रख लेते हो तो हमें नहीं लगता कि विद्युत विभव से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे छूट जाएगा। और विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है। यहाँ पे देखो बच्चों, पूछा जा रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने अभी जस्ट बताया कि V बराबर W/Q होता है। यहां से अगर हम वाट का निकालते हैं सर, तो क्या निकलेगा, वो निकलता है ml2 और T इनवर्स 2 निकलता है। चार्ज का क्या पढ़े हो बच्चा पार्टी, AT पढ़े हो। सर, ये तो हम लोग पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। यहां से अगर हम इसे ऊपर करते हैं तो mlt होगा। ml ये पावर 2 है तो ये लगा दो, और T देखो एक नीचे है एक ऊपर है, यानी कि 2 माइनस में है तो ये भी जाएगा तो माइनस, यानी कि ये हमारा T -3 हो जाएगा। और ये भी ऊपर जाएगा तो A पर पावर ये हमारा -1 लग जाएगा। देख रहे हो बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सर, यहाँ तो -1 नहीं है, लेकिन बच्चा पार्टी अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, इसका जो है ये माइनस में चला जाएगा। अगर ये माइनस में पहले नीचे में होता तो ऊपर जाता तो ये प्लस में हो जाता। लेकिन अब लगाओ, देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। मात्र 40 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का एक और भी मात्रक होता है, क्या होता है सर, वो हमारा होता है कूलम प्रति वोल्ट। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट। ये भी आप याद रख सकते हो, तो जरूर रखना। ऐसे आपको ये प्रश्न आगे भी देखने को मिल सकता है। देखो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल देखो, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। बताओ जल्दी जल्दी से, वायु में गोलीय चालक की धारिता आप लोगों ने पढ़ा होगा C समानुपाती R, यानी कि ये गोले की त्रिज्या के समानुपाती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तभी तो आपका एक फॉर्मूला बनता है ना सर, क्या बनता है, ये हमारा C बराबर क्या होता है 4πε0 इंटू में R लग जाता है। तो ये भी आप याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा। पांचवा नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है बच्चों हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। और जितने साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो हमारे साथ, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा, डेली क्लास का टाइम क्या है सर, डेली क्लास का टाइम है शाम के 7 बजे। ये भी आपको याद रखने हैं और डेली क्लास ज्वाइन करने हैं बच्चों। अभी से अगर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो फिर काहे एग्जाम में दिक्कत होगा। देखो 6 नंबर सवाल है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। हम लोगों ने पढ़ा था धातुओं के लिए अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है सर, अनंत होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। अच्छा, पानी का कितना होता है, आप लोग कमेंट करो एक बार, पानी का कितना होगा परावैद्युत स्थिरांक या फिर परावैद्युतांक, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे बच्चा पार्टी। चलो
आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल। देखो, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? जल्दी से बताओ, योग कितना होता है? 0 होता है सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित करते हैं उसे संग्राहक पट्टिका, तथा जो पट्टिका भूधृत होती है उसे हम लोग संघनक पट्टिका कहते हैं, और दोनों के आवेशों का योग क्या होता है सर? 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? क्या होगी सर? बढ़ जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल फटाफट से कर लेते हैं। ये रहा प्रश्न हमारे सामने। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी? और बच्चा पार्टी मैं बता दूं, ये प्रश्न अब की बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो बताओ देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगा दो क्या होगा जल्दी से बच्चा पार्टी। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, ई भी बराबर क्या होता सर? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो जल्दी जल्दी से लगा दो। अगर हम ये स्क्वायर को इधर करें बच्चा पार्टी, तो हमारा क्या होगा? भी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी पर पावर ये हमारा जो है स्क्वायर लगा दिए, और ये हम ई को उधर भेज देंगे, है ना? तो ये हमारा क्या होगा? 2e भी। अब बटा में क्या लग जाएगा सर? m लग जाएगा। ये वाला m तो रहेगा ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ये वाला भी है, मतलब 3 को हो जाता है, तो यहाँ 2 1 है, और ये हमारा जो है 1 यहाँ आ गया, यानी कि 2 और 1 3 भी। तो हमारा देखो 3 भी है ना। ये अब देखो, ये हमारा भी स्क्वायर, अगर हम ये स्क्वायर को हटाए तो रूट लग जाएगा, और यही हमारा रूट अंडर भी के समानुपाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया ना? आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है। आप लोग बी ही लगाए हो। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। संधारित्र के समांतर संयोजन में अब प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? ये तो पहले भी पढ़ चुके हो सर, विभवांतर रहती है समान। 10 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो 11 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? जस्ट हमने बच्चों पढ़ा कि धारिता का मात्रक सर फैराड होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? लेकिन सर हमें ये पता नहीं है कि फैराड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब हम क्या लगाए? जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों। हमने एक फॉर्मूला बताया था, C बराबर Q बटा में भी, चार्ज का हमारा कूलम हुआ, और ये वोल्ट का वोल्ट रह गया। यानी कि धारिता का मात्रक अगर हम फैराड यहाँ पे रख दे, तो फैराड बराबर क्या होगा? कूलम प्रति वोल्ट। यानी कि ये दोनों बराबर मात्रक, दोनों में से कोई मात्रक लग जाए तो कौन सा होगा? कूलम प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बच्चों। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है। जितना मैं अलग से बताते जाऊं आप लोग बहुत अच्छे से याद करते चलो। चलो और एक बार क्लास को सभी बच्चे तो लाइक करते चलना। ये रहा आपके प्यारे से विद्या आनंद चैनल, और उसके प्यारे से टीचर कौन है भाई? प्रदीप सर है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे से कहो भैया, बोलो जो बोलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। अब किस पर निर्भर नहीं करेगी? इसके लिए भी फॉर्मूला हमने बताया था। सर क्या बताया था? हम तो भूल रहे हैं, एक बार बताओ तो। क्या बताया था? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D बताया था, यही बताया था ना सर। अब देखो परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर, यानी कि देखो आकृति प्रकृति एक ही बात है। अब देखो हमारा दूरी पर भी निर्भर करेगा, यानी कि ये दूरी भी है। यहाँ देखो ना आकार दूरी पर, लेकिन कहीं भी हमें आवेश नहीं दिख रहा। सर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये इसमें आवेश का कोई निर्भर, ये आवेश का कोई मतलब नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी होगा, जो कि प्लेट के आवेश पर ये निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। माइक्रोफैराड तथा पिकोफैराड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं बता दूं ये माइक्रोफैराड से प्रश्न और पिकोफैराड से प्रश्न हर एक बार देखने को मिलता है। तो बच्चा पार्टी मैं बता दूं, अगर माइक्रोफैराड से, यानी कि म्यू एफ बच्चा पार्टी माइक्रोफैराड, और ये हमारा पिकोफैराड यानी कि पीएफ होता है। तो माइक्रोफैराड से अगर हम प्रश्न निकालते हैं, माइक्रोफैराड से अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है? 10 टू दी पावर -6 होता है। और पिकोफैराड से क्या होता है एक बार बताओ तो? 10 टू दी पावर -12 फैराड हो जाता है। यहाँ पे फैराड आप लगा सकते हो। अब देखो क्या होगा, माइक्रोफैराड तथा पिकोफैराड ये भी धारिता का मात्रक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा पिको
फैराड निम्नलिखित में किसका मात्रक है, या फिर माइक्रो फैराड किसका मात्रक है, तो ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ऐसे विभव के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि सर ये वोल्ट होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या पढ़ा है, न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर भी पढ़ा है। उसके बाद आवेश के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आवेश के लिए कूलम पढ़ा है। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है। जल्दी जल्दी से आप लोग लगा दो कि जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है। यहाँ पे ये आवेश वाला बात नहीं है बच्चों, ये इसका विभव पूछा गया जो कि बढ़ जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, बता दो। 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अच्छा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिए तो आप हमें ये बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। कोई बच्चे बता पाओगे कि कितना जूल होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार हमें बताओ कि कितना जूल होता है। सर बहुत आसान है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसमें जूल लगा देते, यही वाला बात है। तो आप लोग याद रखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग किसको मापते हैं बच्चों, ऊर्जा को मापते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, आवेशित चालक की सतह की, यहाँ पे देखो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या बच्चों जल्दी से लगाओ क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल का जवाब लगा दो एक बार। 17 नंबर सवाल है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है। ये भी आसान सा प्रश्न है। क्या पढ़े हो, C बराबर क्या पढ़े हो सर, Q बटा में V पढ़े हो। यहां से देखो अगर हम करते हैं तो फैराड बराबर क्या होगा, फैराड बराबर चार्ज का कूलम, और ये वोल्ट ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी कि अगर एक इधर दे तो एक हमारा इधर भी लग जाएगा। लगा दो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, ये भी बता चुका है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जो कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो यहाँ पे देखो वाट का जूल हुआ, चार्ज का कूलम यानी कि जूल प्रति कूलम, तो इसका मात्रक हो गया। लेकिन हमसे अभी जो है बस इतना पूछा, W/Q, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। R त्रिज्या की पृथ्वी की जो विद्युत धारिता होती है ये आपको बताना है कि क्या होती है। 19 नंबर सवाल का जवाब, C बराबर क्या पढ़े हो, 4πε0 इंटू में R पढ़े हो ना बच्चों, यही वाला हो जाएगा। C समानुपाती R के लिए जो होता है ये भी आप याद रख सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप भी इसे याद रखोगे, 19 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके चलो अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, जल्दी से बताओ। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है क्या, बिल्कुल सर 6400 होता है। क्या ये हमारा किलोमीटर में होता है, ये तो सबको पता है सर। अगर धारिता भी पूछ लो तो भी बता देंगे। धारिता क्या होता है बच्चों, पृथ्वी की धारिता होती है 711 और माइक्रो फैराड में हो जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो साथी। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े क्या। अगला नंबर सवाल का जवाब आप हमें बताओगे। 20 नंबर सवाल है, R दूरी पर रखे 2 वैद्युत ध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके, किसके अनुक्रमानुपाती होती है बच्चों, ये होती है किसके, U समानुपाती 1/R³ पढ़ते हो, यानी कि किसके समानुपाती है बच्चों, ये R-3 के, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ये वाला बात सही है। अगर हम सर इसे ऊपर ले गए यानी कि समानुपाती रखे इसे ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, R पर पावर -3 लग जाएगा। बस सिंपल सा आंसर है, आपको ये लगा देना है। चलो यानी कि इनवर्स 3 कह सकते हो बच्चों, ये समझाने के लिए -3 बोलना पड़ता है। देखो एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सा सही है, ये भी आप गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, हम लोगों ने पढ़ा है कि C बराबर ε0 A, अब बटा में D लगा देते। सिंपल सा आंसर है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है। ε0 A बटा में D, एकदम ध्यान से पढ़ना बच्चों, यहाँ पे गलती कर सकते हो आप। सारे ऑप्शन जो है एकदम सिमिलर लग रहे हैं, एकदम सेम लग रहे हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है,
विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दी हो, एक बार बताओ जल्दी जल्दी से, थंब वाला इमोजी भेज दो, एकदम जल्दी जल्दी से भेज दो कि सर क्लास को तो लाइक कर दिए है, अब आप पढ़ाने पे ध्यान दे दो। देखो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता क्या होता है? डीवी अपॉन डीएक्स होता है। डीवी अपॉन डीएक्स के लिए ये भी आपको याद रख कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विभव प्रवणता डीवी अपॉन डीएक्स। 22 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र है ना साथी, अब बताओ आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है ना सर वो 0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप हमें बताओगे, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है बच्चों तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? आपको बताना है सर ये क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, यानी कि आप ऐसे पढ़े हो ना सर, यू समानुपाती 1/r, यानी कि अगर इसको बढ़ावेंगे ना तो ये घट जाएगा, या फिर अगर इसे बढ़ाए तो फिर ये घट जाएगा, तो ऐसे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, विद्युत विभव क्या है? ये सबसे पहले हमने बताया था, ये अदिश राशि है, इसका मात्रक जो कि वोल्ट होता है और दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम नहीं, हाँ यहाँ पे 1 मिनट जूल प्रति कूलम होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है, ये आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल देखो, ये भी देखो कितना आसान आसान, विद्युत विभव टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? तो बताया ना, V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q से निकालते हो ना, यहां से करो ना, जूल प्रति कूलम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, यही वाला बात है ना साथी। बताओ क्या होगा? 1 जूल पर कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया, देख रहे हो ना यहाँ पे जूल प्रति कूलम है। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी एक हमारा सदिश राशि होता है जिसमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। अदिश राशि में जैसे हम ले आवेश हो गया सर, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं सर? धारिता भी ले सकते हैं, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो सर जी? विभव भी लिख सकते हो, यानी कि ये तीनों की तीनों क्या होता है? हमारा अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत धारिता तीनों की तीनों क्या है? अदिश राशि है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 28 नंबर सवाल देखो जल्दी से बता दो। प्रश्न पूछा जा रहा है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है? सी है, और यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? ये हमने पहले भी बता चुका है बच्चों, ये आप बताओगे। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है और यह श्रेणी क्रम में जुड़ी है, अगर ये समांतर क्रम में होती तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी? आप जल्दी से हमें बता दो क्या होगी बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा सर? 1/c बराबर क्या होता है? 1/c, 1 मिनट बच्चा पार्टी, 1/c इक्वल अगर हम ले तो बराबर क्या हो? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर 3 संधारित्र है तो ये हमारा C3 तक जाएगा। अब अगर हम ये करें 1/c बराबर, फिर हम या क्या देखो 1 2 3, 3 को संधारित्र है तो 3 ले लो, यानी कि 1/c इक्वल बराबर आप कह सकते हो कि सर 3/c हो जाएगा, यही वाला बात है ना। अब यहां से आप निकालोगे, अगर C इक्वल निकाले सर तो हमारा क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो C/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट होता है? वोल्ट बताओ जल्दी से। विद्युत विभव का? बिल्कुल सर, विद्युत विभवांतर का भी होता है क्या? ये भी होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है, यानी कि ये सारा का सारा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही ये हमने तीनों इसीलिए मिक्स कर दिया क्योंकि इसका मात्रक ही वोल्ट होता है। अगर हम सिर्फ दे देते कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, एग्जाम में पूछ देता कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो हमने यहाँ पे तीनों लिख दिया कि वोल्ट जिसका मात्रक है वो है विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 30 नंबर सवाल है, समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? समविभवी तल है बच्चों, बताओ जल्दी से, जल्दी से 30 नंबर सवाल का जवाब आप हमें बताओ। क्या लगा रहे हो साथी, फटाफट से आप हमें बताओ 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? समविभवी तल जो होते हैं, समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल के लंबवत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना साथी, क्या पढ़ा है? विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ये समान होता है, और समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल है देखो, समविभवी तल पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? जस्ट हमने बोला ना कि विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो समान होता है। जस्ट हमने बोला और यही वाला प्रश्न आपके यहाँ पे छप गया, तो आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न आपके सामने। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी? आप लोग हमें बताओ जल्दी से। 32 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा क्या? 32 का आप ए लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है आपके सामने। वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता हम लोग कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं, उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं। और आपको तो यह भी पता होगा कि सर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ। समांतर पट्टी का संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, ये 3 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, जल्दी से आप हमें बताओ, जल्दी से बताओ। संधारित्र होते हैं, कैसे होते हैं संधारित्र? जस्ट हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो। वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? जल्दी से आप हमें बताओ। वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता जो होती है बच्चा पार्टी, वो सीधे रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? जल्दी से बताओ। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो अनंत होता है, लेकिन बच्चों अगर परावैद्युत स्थिरांक पूछे ना तो परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। ओके चलो, और पानी का जो हमने ऊपर पूछा था मैं भी बता देता हूं बच्चों, याद रखना। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, ये भी आप याद रख सकते हो, तो जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है? बताओ किससे अधिक होता है? ये 1 से अधिक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। प्रश्न हमारे सामने 38 नंबर सवाल है, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवण का परिणाम भैया बताओ ना, किस पर निर्भर करेगा? ये आपको बताना है। ध्रुवण का परिणाम जो निर्भर करता है वो करता है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर। ए और बी दोनों हमारा बिल्कुल ही सही विकल्प हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? एक समांतर पट्टिका है बच्चों, ये हमारा क्या होता है? संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर इसकी धारिता का मान जो होगा वो क्या होता है सर? बढ़ जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखो। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होती है? जस्ट हमने बताया ना साथी कि त्रिज्या पूछे तो 6400 किलोमीटर लगाओगे, और अगर सर धारिता पूछे तो क्या लगाएंगे? धारिता पूछेगा तो आप लगाओगे 711 माइक्रोफैराड लगाओगे। देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता था हमने करा दिया है। ओके बच्चों, अगर आप इतने प्रश्नों को याद कर लेते हो तो हमें नहीं लगता कि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट जाए। बस हाँ, याद हमेशा रखना, ऐसे आज पढ़े फिर भूल नहीं जाना है, एकदम याद रखना है, एग्जाम तक याद रखना है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से सही कर पाओ, बहुत अच्छा नंबर ला पाओ। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास का हमने टाइम बताया शाम के 7 बजे है, जरूर ज्वाइन करिएगा। चैप्टर वाइज सारे कुछ को कवर करेंगे, बहुत जल्द सारा चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।